सरकार जो अनदेखी कर रही है डीएससी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उनको यह भी समझ लेना चाहिए कि संख्या बल जो है वो इस तरफ है, ना कि उस तरफ। आरएसएस की मंशा नहीं है, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, जो विचारधारा की सरकार है, उसकी मंशा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही इस पर उदासीन रवैया अपनाया और उन्होंने ही लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि अगर वो आरक्षण उपवर्गीकरण के मुद्दे पर अगर वो कांग्रेस को पछाड़कर और मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी का और डीएससी का वोट ले सकते हैं, तो आने वाले राज्यों में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा अगर वो इसको लागू नहीं करेंगे। और हम अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और वोट की चोट से आप लोगों को वापस सत्ता से बाहर भी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं देश टीवी इंडिया। और आरक्षण में वर्गीकरण को आज 1 साल हो गया है। बड़ा ही संघर्ष हुआ था आरक्षण वर्गीकरण को लेकर। हरियाणा में सरकार बदल गई थी आरक्षण वर्गीकरण को ही लेकर, क्योंकि जो वंचित वर्ग था उसने कहीं ना कहीं इसमें अपने लिए कुछ एक आस ढूंढी थी और उसने संघर्ष किया। हरियाणा में सरकार बदली थी, इसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहा, लेकिन फिर कुछ डाउनफॉल आता है इसमें। और अभी 1 साल पूरा हो चुका है। हरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं, लगातार आप उनको सुनते हैं मेरे चैनल पे। हरनाम सिंह जी, क्या कहेंगे? 1 साल पूरा हो गया है लेकिन आरक्षण वर्गीकरण जो है पूरे देश में लागू नहीं हुआ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बहुत दुखद है, बड़ा निराशाजनक है। जब भारत का संविधान जो बाबा साहब ने अंकित किया था और जो उसकी मूल भावना थी कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, जिनको समाज ने हमेशा वंचित रखा है, उन लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण को लगाया था और आरक्षण का एक रिप्रेजेंटेशन रखा गया था कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में उनको अधिकार मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं जब इस तरीके की कोताही हुई कि कुछ लोग उस आरक्षण के लाभ को ज्यादा मिल गया और कुछ लोगों का वही स्थिति जो देश की आजादी से पहले थी, तो इस पर बहुत सारे राज्यों ने इस पर कमीशन बैठाए और संज्ञान लिया। और पंजाब और हरियाणा में और आंध्रा में ये व्यवस्था थी कि वहाँ ए एंड बी, सी, डी तक कैटेगरी बनी थी, और जिस तरीके से जिसकी संख्या के अनुपात में जो उनकी शैक्षणिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर उसको आरक्षण में एक उपवर्गीकरण किया गया था, उसका सब क्लासिफिकेशन किया गया था। और फिर कुछ सालों बाद पंजाब से कोई एक साथी थे हमारे जिन्होंने इस पर केस डाला और वो फिर स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने, और वो लगभग 20 साल तक चला। और उसके बाद फिर 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की बेंच में, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गवई जो अभी के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, और अनेकों 5 जज थे जिन्होंने 6 के मत से इसमें सर्वसम्मति से पारित किया। और पूरी संवैधानिक पीठ ने माना कि जिन लोगों के लिए आरक्षण बना था उस तबके तक, उस वर्ग तक उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर उपवर्गीकरण कर वापस सब क्लासिफिकेशन करा जाना चाहिए, इसकी कैटेगराइजेशन करना चाहिए और उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि 1 साल हुआ, हमने पिछले साल, मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने ये लेटर्स लिखे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त मोर्चे के बैनर पर, और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी लिखे थे, और हमने उनसे मांग की थी कि पूरे देश में ये उपवर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है उसको वो सरकारों में लागू करें, इंप्लीमेंट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो परिणाम सुखद नहीं आए। हरियाणा, पंजाब में और कर्नाटका और तेलंगाना में सरकार ने जरूर इसको लागू किया है, लेकिन बाकी स्टेट की राज्यों में भी उदासीन इसका रवैया है, बड़ा निराशाजनक है, जो कि हमें लगता है कि सरकारों को इस पर संज्ञान लेकर करना चाहिए था। क्यों नहीं किया है, क्या उनकी मजबूरी है, किस तरीके से वो सोचते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हरनाम सिंह जी, भाई दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है, लोगों का एक नजरिया था इस वर्गीकरण को लेकर कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और ये सवाल भी बड़ा पुराना है। लोगों ने लगातार आरोप लगाया कि ये जो वर्गीकरण हुआ है कहीं ना कहीं समाज को बांटने के लिए है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो लोग आरोप लगा रहे थे कितने % तक वो ठीक थे? या तो उन्हें अल्प ज्ञान है या वो जानबूझकर इसको नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये सच्चाई छुपी रहे और इस पर वो अपनी बात रखे। मैं आपको इसका एक उदाहरण उन्हीं को बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए जवाब है और देश की सरकारों के लिए भी जवाब है, और जो इस तरीके की बातें करते हैं शायद इसके बाद वो ना करें। ये जस्टिस गुरनाम कमेटी 1990 की रिपोर्ट है, जो कि हरियाणा के लिए बना था, और जिसमें कि
तय हुआ कि इस आरक्षण के उपवर्गीकरण से पहले क्या था और इस आरक्षण के उपवर्गीकरण के बाद क्या इसकी स्थिति रही। तो मैं जस्टिस गुरनाम कमेटी जो बनी थी, सरकार ने बनाई थी, उसका मैं बता देता हूं। इसमें वहां क्लास ए और बी कैटेगरी थी। तो ए कैटेगरी के जब ये लागू नहीं था, तो जो एक बी कैटेगरी के लोग थे उनकी क्लास 1 की जॉब लगती थी 126 और बी ए कैटेगरी के लोगों की लगती थी, यानी डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की लगती थी 21, क्लास 2 में लगती थी 368 और डीएससी की लगती थी 31 और क्लास 3 में उनकी लगती थी 1600-1700 जॉब और डीएससी ग्रुप की लगती थी 1850। और अगर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करूं तो उनके लगभग 15 एमएलए होते थे और डीएससी ग्रुप के 2 होते थे। अब इसको हम थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए बता भी दें कि एससी और डीएससी में क्या फर्क है। तो एससी में एक दो कम्युनिटी जिनको कि इसका आरक्षण का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लाभ भरपूर मिला, जिसकी वजह से वो जुडिशरी में भी गए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी बने, पुलिस में भी गए, अनेकों नौकरियां में मिली, यूपीएससी भी किया और उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला, चाहे निगम पार्षद बने, चाहे एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और सेंटर में भी मिनिस्टर बने। अब जब ये 94 से 2006 तक जब ये हरियाणा में और पंजाब में लागू था सब क्लासिफिकेशन, तो इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो जस्टिस गुरनाम कमेटी ने दिया। ये एक सरकारी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं आपको। तब क्या हुआ, तो तब जब ये लागू हो गया तो जो बी ग्रुप था, यानी कि जो एक जो बेनिफिटेड ग्रुप था, उसको उसकी क्लास 1 की नौकरी लगी 36 और डीएससी ग्रुप यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की कितनी लगी 37। ऐसी क्लास 2 में उनकी लगी 385 और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की लगी 385, यानी बराबर बराबर आगे। जो पहले 31 और 368 थी, अब वो 385 और 385 पर आगे। फिर क्लास 3 में आए 5776 नौकरियां, यानी कि बी ग्रुप की, और डीएससी की आई 6118, यानी कि डबल हो गई उनकी नौकरियां डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की। ऐसे ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी करें तो हरियाणा में पहले उनके एमएलए बनते थे 15, तो अब उनके एमएलए बनने लगे 11 और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के बनने लगे 6, यानी कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलने लगा। तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करते हैं और वो उन अपने भाइयों का हक मारना चाहते हैं। नहीं तो सही मायनों में इसमें किसी का भी मैं समझता हूं नुकसान नहीं है। ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के तौर पर कोर्ट ने इसको लागू किया है और यही सरकार की मंशा अभी थी कि जिन लोगों तक ये आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा उस तक लाभ पहुंचे। अनंत जी, वही दूसरा सवाल खड़ा होता है, समाज जागृत भी हुआ, उसने आंदोलन भी करे, और मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो अभी भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार आंदोलन, लगातार मीटिंगें हुई, संयुक्त मोर्चे के थ्रू आपने भी कई सारी मीटिंगें की, लेकिन क्या वजह रही कि पूरे राष्ट्रीय लेवल का ये आंदोलन नहीं बन पाया और उस तरीके से पूरे देश में इसको लागू नहीं करा पाए? क्या मजबूरियां रही होंगी? देखिए, इसमें हम अपनी कमी तो मानेंगे क्योंकि हमने इसको और भरपूर तरीके से उठाना चाहिए था, पूरे समाज को इसमें एक एकाग्रचित होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि समाज के जो सामाजिक लोग भी हैं वो भी डिवाइड हैं, अलग अलग पार्टीज के फोरम पर हैं, अलग अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं और वो कहीं ना कहीं जब उनके राज्यों में उनकी पार्टी की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टियों से कुछ ना कुछ लेना है, तो इसलिए वो अपनी पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद नहीं करते। मैं समझता हूं कि जितने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने अपनी पार्टियों पर भी दबाव बनाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको लागू कर दिया है तो आप अपनी सरकारों में क्यों नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूं तो जो मैं बार बार कहता हूं कि ये आरएसएस की मंशा नहीं है, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, जो विचारधारा की सरकार है, उसकी मंशा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही इस पर उदासीन रवैया अपनाया और उन्होंने ही लागू नहीं किया है। तो उनको बहुत ज्यादा इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो हम तो फिर पुनः उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे एक डिमांड करते हैं कि भाई आप लोग इस मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, अति वंचित वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद इस पर वर्गीकरण के मामले को लेकर हरियाणा में सरकार बन जाती, जबकि वहां सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली थी। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि देखिए वर्गीकरण में वहां पर उपवर्गीकरण के बारे में काफी जागरूक लोग थे हमारे हरियाणा के साथी, जिन्होंने इस मुद्दे को काफी तेजी से उठाया और उस पर बात भी की। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार बदली है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि अगर वो आरक्षण उपवर्गीकरण के मुद्दे पर अगर वो कांग्रेस को पछाड़कर
और मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी का और डीएससी का वोट ले सकते हैं, तो आने वाले राज्यों में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा अगर वो इसको लागू नहीं करेंगे। और वोट बैंक की मैं जहां तक बात करूं, क्योंकि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और राजनेता, ये हर चीज को कहीं ना कहीं वोट बैंक के नजरिए से सोचते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं एक उदाहरण भी दूं तो उनको ये भी समझ लेना चाहिए। मान लो हरियाणा का उदाहरण ही हम लेते हैं। हरियाणा में अगर टोटल पॉपुलेशन जो है वो लगभग कोई आप मान के चलिए 46 लाख है शेड्यूल कास्ट की, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 की सेंसस के हिसाब से भी 25,49,308 लोग जो है वो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के हैं। और जो दूसरा ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो है केवल 21 लाख लोग। तो यानी संख्या बल में भी जो है वो जितनी अदर कम्युनिटीज हैं डिप्राइव्ड कम्युनिटी की, वो ज्यादा है। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे कहूं दिल्ली का भी, जहां हम बैठे हैं राजधानी में, तो राजधानी में भी अगर हमारे जो है इस वक्त 27-28 लाख लोग 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो उसमें भी हम लगभग 17,50,95 लोग जो हैं वो डीएससी ग्रुप से हैं, और मात्र 10 लाख के करीब जो है वो लोग जो हैं वो अदर देन दूसरे ग्रुप से हैं, जो बेनिफिटेड ग्रुप है। तो अगर इसे मैं खुले तौर पर कहूं तो सरकार जो अनदेखी कर रही है डीएससी की, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उनको यह भी समझ लेना चाहिए कि संख्या बल जो है वो इस तरफ है, ना कि उस तरफ। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं आई है, तो बिहार में, केरल में, गोवा में, पंजाब में जो भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ना चाहती है, उन्हें डीएससी का अगर वोट चाहिए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उपवर्गीकरण का तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। अब दिस इज द हाई टाइम। 1 साल बहुत समय है समीक्षा करने का, सरकार को लीगल अपनी राय लेने का। अब उन्हें कृपया कर इसको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई इस पर लड़ेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर अब रणनीति क्या है, कि संयुक्त मोर्चे में लगातार मीटिंगों का दौर चला था, तो संयुक्त मोर्चा आप क्या करने वाला है सर? बिल्कुल, हम दोबारा फिर स्टार्ट कर रहे हैं, और हम 15 अगस्त से हम लगभग 200 मीटिंग करेंगे पूरे एनसीआर में और अलग अलग राज्यों में जाकर, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, केरल में, गोवा में, जिन जिन राज्यों में चुनाव है विशेष रूप से वहां, और गुजरात में, और अगल बगल के सारे तमाम राज्यों में। और वहां पर जाकर ये जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, और वहां की सरकारों को हम फिर दोबारा, मैंने आज ही रिप्रेजेंटेशन बाकी सारी सरकारों के तमाम नुमाइंदों को, सभी पार्टी के आला कमानों को मैंने आज भेजा है कि 1 साल हो गया है। नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, राहुल गांधी जी को भेजा है, कांग्रेस के अखिलेश यादव को भेजा है, लालू यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है। तमाम हमने लोगों को हम भेज रहे हैं कि 1 साल हो गया है, आप अपनी सरकारों में इसको लागू करिए। और अभी हम बहुत जल्दी 15 अगस्त से, जैसे मैंने बताया कि हम 200-250 मीटिंगें करेंगे, और दिल्ली में हम 5 अक्टूबर को अंबेडकर प्रतिष्ठान, अंबेडकर भवन, जनपथ रोड पर एक बहुत बड़ा समागम कर रहे हैं डीएससी ग्रुप का, और वहां पर हम हुंकार भरेंगे, वहां एक महापंचायत करेंगे। देश की तमाम सरकारें जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हैं, चाहे विपक्ष की हो, चाहे पक्ष की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, एनडीए की हो, चाहे इंडिया गठबंधन की हो, तमाम सरकारों को हम उस मंच के माध्यम से ये गुहार लगाएंगे और अपनी चेतावनी भी देंगे, अपना आग्रह भी करेंगे और अनुरोध भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है 1 अगस्त 2024 को, इसको उन्हें लागू करना पड़ेगा। इस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इस पर कोई लापरवाही नहीं सही जाएगी, इस पर कहीं भी किसी प्रकार का हम आपका बहाना नहीं सुनेंगे। और हम, अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे, और वोट की चोट से आप लोगों को वापस सत्ता से बाहर भी करेंगे।